अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच और फिक्र के नए जाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रक्षंदा बिलाल। नाज़रीन, अगर पास्ट के हवाले से बात की जाए तो तब इंसानों में इतनी बीमारियां नहीं थी क्योंकि वो खालिस खुराक खाते थे और जिस्मानी मुशक्कत के आदी थे। और अगर आज के हवाले से देखा जाए तो इंसान ने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि ना वो खालिस ग़िज़ा खाता है और ना ही वो जिस्मानी मुशक्कत करता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है। गोया फितरत से दूरी इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रही है। आज हम बात भी इसी टॉपिक पे करेंगे कि मुनासिब ग़िज़ा और दवा का मुतबादल, यानी कि ग़िज़ा हम कैसे लेंगे, किस तरह की हमें ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि जिससे हमें किसी भी मेडिसिन, किसी तरह की मेडिसिन, किसी बीमारी में जरूरत ना पड़े। इसके लिए ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील महवरी, मेडल ऑफ मेरिट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ग़िज़ा का मुनासिब इस्तेमाल बताएंगे। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल की इतनी बिजी लाइफ में हमारी खुराक जो है वो बहुत ज्यादा खालिश तो खैर रही नहीं, जिसकी वजह से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि वो जो आपने बात की ना कि माजी के अंदर क्या सूरत हालात थी। उस वक्त ये था कि माइग्रेटेड फूड जो है वो हमारे मुल्क में नहीं पहुंचा था और उस वक्त हमारे अपने खित्ते की पैदावार जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस खित्ते में जो कुछ पैदा किया, जिस तरह के मौसम रखे और जिस तरह से मौसम तब्दील होते हैं, अल्लाह ताला उसके बिल्कुल अपोजिट सर्कल में जो है वो खुराक भी चेंज कर रहा होता है। क्योंकि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो उस वक्त हमारे यहाँ पे जो है ना वो गर्मी तरी वाली जो खुराक होती है वो यहाँ पैदा हो रही होती है। अल्टरनेट चेंज हो रहा होता है, क्योंकि जिस तरह से हमें सर्दी लग रही हो तो हम गर्मी की तरफ जाते हैं और गर्मी लग रही हो तो हम ठंड की तरफ जाते हैं। इसी तरह से जब हमें कोई खुश्की का मसला हो तो उस वक्त हम जो है वो तरी की तरफ जाते हैं, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, या अगर स्किन पे किसी जगह पे कोई ड्राइनेस आ गई हुई है तो वहाँ पे कोई ऑयल वगैरह लगाएंगे, तरी पैदा करेंगे तो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। बारिश होती है तो उसके कुछ टाइम के बाद या धूप निकलेगी, और अगर धूप निकलना मकसूद ना हो, वेदर ऐसा हो, तो फिर निज़ाम कायनात ये है कि उसके बाद हवा चलती है और हवा जो है वो उस पानी को जो है वो किल कर रही होती है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है, फितरत है, और हम उस फितरत को उस तरह से नहीं समझ पा रहे। पहले इस खित्ते में जिस तरह की खुराक अल्लाह ताला यहाँ पे पैदा कर रहा था उसी तरह उसको हम जो है ना वो रेगुलर ले रहे थे और वही हमारी एक्चुअल खुराक थी। हम सारे का सारा जो है वो सिस्टम अपना जो है वो उठा के हमने बिल्कुल वो जो माइग्रेटेड फूड मुख्तलिफ मुल्कों से आ गया, फास्ट फूड आ गए, चाइनीज आ गए, बर्गर्स आ गए और मुख्तलिफ चीजें जो ऐसी आई, इन्होंने मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बीमारियों को जन्म दिया। और रहन सहन, तर्ज जिंदगी, हमारा जो कल्चर था, जो हमारा बुदोबाश, वो सारा कुछ हमारा इन्वायरमेंट जो हमने वो चेंज करके बिगाड़ के रख दिया। और उस बिगाड़ में हुआ ये कि नुकसान हमारा ये हुआ कि हम जिस फितरत पर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया, हम उस फितरत से दूरी इख्तियार करते चले जा रहे हैं और बहुत दूर आगे हुए हैं। और जितना हम मजीद दूर होते चले जा रहे हैं उतना ही हम बीमारियों में मुब्तला हैं। खास तौर पे देखें कि जब हम मुख्तलिफ बीमारियों में, खा वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, बवासीर हो, या मैदे का तजाबियत हो, मैदे में अल्सर हो, पित्ते की पथरी हो, फालिज हो, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, मायोपैथी हो, या कोई भी ऐसी नाक कान गले की बहुत सारी बीमारियां हैं, नाक के गुदूद का बढ़ना है, बलगम रेशा, केरा है, दमा है, ये सारे जितनी भी बीमारियां हैं इसकी आप देखें कि मरीज जो हैं वो मुख्तलिफ वार्ड्स देख लें भरी पड़ी हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के पास देखें तो रश इतना मिलता है, लाइनें लगी हुई हैं। अब यहाँ जो हमारा आज टॉपिक है वो ये है कि मुनासिब ग़िज़ा जो है ये दवा का मतबादल कैसे हो सकती है। क्योंकि वो खुराक, फॉर एग्जांपल हम किसी से अगर पूछते हैं तो वो कहता है जी मैं तो बिल्कुल नॉर्मल सादा सी खुराक लेता हूँ। तो सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को सर्दी लग रही हो
तो उस सर्दी की हालत में अगर उसको गर्मी वाली चीजें देने के बजाय उसको सर्दी की तासीर वाली ही चीजें खिलाना शुरू कर दें, तो वो क्या वो खुराक उसके नजदीक तो हो सकता है या हमारे नजदीक जो हम नहीं समझते, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, बड़ी सादा सी हो, लेकिन उसको सर्दी लग रही है और वो सर्दी वाली खुराक देंगे तो उसकी शिवरिंग, उसकी सर्दी में, उसके खिंचाव में और इजाफा हो जाएगा। जैसे सर्दियों की जो चीजें हैं वो गर्मियों में आ रही हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, वो आपकी गर्मियों में आपको मिल जाती है, मतलब ऑल ऑफ द सीजन अब तो आपको अवेलेबल होती हैं सब्जियां भी, फ्रूट्स उसमें भी। उसमें भी रक्षंदा एक गलती है कि वो चीजें जो फितरत के तौर पे जमीन से पैदा होती हैं और प्रॉपर उसका जो एटमॉस्फेयर खुले आसमान के नीचे आना चाहिए, जब से हम उसको कंट्रोल शेड्स की तरफ चले गए और हमने उसके लिए भी एग्रीकल्चर्स में कंट्रोल शेड बनाया कि हम ऐसी ऐसी सब्जियां आउट ऑफ द सीजन जाके हम उस शेड्स के अंदर, कंट्रोल शेड्स के अंदर उनको उगा के मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि हमें उन चीजों से अवॉइड करना पड़ेगा। वरना अगर वो उस सीजन में, आउट ऑफ सीजन में अगर वो चीजें हम खा रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर जाके वही कैफियत पैदा कर रही है जिस मौसम में हम वो सफर कर रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर्स के ऊपर हम अगर आप देखते हैं तो वहां ये पोजीशन मिलती है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात को फॉलो नहीं कर रहे कि खुराक जो है उसका अहमियत क्या है और जिस्म के अंदर जाके क्या रोल प्ले अदा करती है, उसका मिजाज क्या है, और उसके साथ साथ उसने जिस्म के अंदर जाकर क्या चीजें पैदा करनी है, और वो चीजें जो है वो मरीज के अंदर पहले ही ज्यादती तो नहीं है। हम इससे मुबर्रा बिल्कुल जो हम सिर्फ ये देखते हैं कि डॉक्टर ने नुस्खा लिखा और बहुत सारी 5, 7, 10 दवाइयां रक्षंदा लिख दी और उसके बाद उसको कहा कि ठीक है जी अब आप ये दवाई खाएं, और अगर मरीज बेचारा पूछ ले तो डॉक्टर्स को चूंकि खुद नहीं पता क्या खाना है और क्या नहीं खिलाना, तो इसलिए वो कह देता है जो मर्जी खाएं, बस दवाई आप टाइम पे लेते रहिएगा और दवाई खाना खाने के फौरन बाद लेनी है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर किसी को फ्लू वगैरह होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन तो देगा लेकिन वो कहेगा साथ आप राइस भी ले, ये चीज ले, योगर्ट ले, फलां ले। देखिए अगर नजला जुकाम में ना रक्षंदा, नजला जुकाम में और बलगम, केरा, रेशा, और उसमें अगर वो उसको कह देता है आप दही भी खा सकते हैं, अगर वो उसको कहता है आप चावल भी खा सकते हैं, अगर आप मुर्गी भी ले सकते हैं, अंडा भी ले सकते हैं, आलू गोभी मटर वगैरह का भी कोई परहेज नहीं है, तो ये सारी बादी चीजें जो जिस्म के अंदर जाके सर्दी भी पैदा करती हैं और उसके साथ बलगम, रेशा, केरा भी पैदा करती हैं, इनका काम बलगम बनाना है। अगर वो ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही होगी तो फिर जाहिर है दमे के अटैक भी आएंगे, और फिर लोग देखें इनहेलर्स पे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा वो हैं जिन्होंने घर में नेबुलाइज मशीन रखी हुई है और वो हर आधे घंटे बाद नेबुलाइज कर रहे होते हैं। मरीज को बहुत आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड्स दे रहे हैं, एंटी एलर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल जिसकी वजह से उसकी बलगम ज्यादा हो रही है जिस्म में, और जिस खुराक के बलगम की ज्यादती की वजह से जिस्म में सर्दी पैदा हो रही है, उस खुराक को हम नहीं रोक पा रहे और उसको हम नहीं देख रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हालात जो है ना वो इस तरह से बड़ी तेजी से बिगड़ेंगे और मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर हमने मरीजों को सेहतयाबी की तरफ लेकर आना है और अगर हम चाहते हैं कि ये मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएं, तो फिर मरीजों को भी अपने अंदर थोड़ा सा जो है ना वो अब तब्दीली लानी पड़ेगी कि वो जिस भी डॉक्टर्स के पास आप जाएं पहले उससे ये जरूर इसरार करें कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी खुराक अब ऐसी है जो मेरे लिए नुकसानदेह है और कौन सी खुराक अब है जो मैं खाऊंगा तो वो खुराक मेरे अंदर जाकर बतौर दवाई रोल प्ले अदा करे। एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसका लो हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? देखिए अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें मरीज की जो गर्मी खुश्की वाली खुराक है ना वो उसके लिए नुकसानदेह होगी, और उसके लिए उस वक्त जो है वो जरूरत होती है कि वो गर्मी तरी वाली जो खुराक है वो ले, जैसे कद्दू, टिंडे, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, बकरे का गोश्त है शोरबे वाला, लेकिन हम चिकन की तरफ चले जाते हैं तो ये मसाइल यहाँ पे जो है ना वो गड़बड़ होंगे। हम दवाई जो है वो, अच्छा दवाई भी हम वो ले रहे होते हैं जिसने सिर्फ वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है कि हमने दवाई खा ली वो नीचे आ गया, और मरीजों में ये भी देखा है कि उनका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी लो हो जाता है। दो ही कैटेगरी होती है पेशेंट्स में, या लो होता है या हाई होता है। इन बिटवीन जो जिनका हाई और फिर लो हो रहा होता है उनकी वजह ये होती है कि वो रेगुलर दवाई खा रहे होते हैं, जो कि डॉक्टर ने डेली बेसिस पे दवाई रिकमेंड की है वो डेली खानी है, और उससे हम ये नहीं देख रहे होते कि उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अगर नॉर्मल है तो फिर उस वक्त हम क्यों खाएं, उस वक्त खाएं जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने की तरफ जा रहा हो। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, मतीन है कमालिया से। जी मतीन। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरे सर में बड़े दिनों से दर्द है और उसके लिए मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ। कितने अरसे से ले रहे हैं?
ये सर मुझे हो गए हैं तकरीबन कोई 5-6 महीने। ठीक है, और 5-6 महीने से आप सिर्फ पैनाडोल पे लगे हुए हैं? हाँ जी। चले मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। देखिए, बात यह है कि आपको 5-6 महीने हो गए, सर में दर्द है। पहले तो ये देखें कि वो जो सर का दर्द है उसकी वजह क्या है। सर में जो दर्द हो रही है वो आपके सर में या किसी जगह पे आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसा रूट कॉज है जिसमें कहीं खराबी आ रही है, और उसका इफेक्ट जो है वो आपके सर में दर्द की शक्ल में एक अलार्म बज रहा है, और आप 5-6 महीने से उसको पैनाडोल को खा के आप उसको दर्द को दबा रहे हैं और उसको सुन कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को। आप उस रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे। जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते रहे या जिनसे भी आपने ट्रीटमेंट ली है, पहले उनसे ये पूछें कि आपके ये सर दर्द जो है वो क्यों हो रही है और उसकी वजह क्या है। क्या कब्ज है, क्या गैसेस हैं, एसिडिटी है, उसके बाद मैदा या तजाबियत का कोई मसला है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आप रेस्ट सही तरह से नहीं करते, आप ओवर वर्किंग करते हैं, या आप ज्यादा सर्दी और खुश्की वाली गजाएं जो है वो ज्यादा खा रहे हैं, या आपके क्या बलगम रेशा केरा की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या नजला वगैरह रहता है और वो अगर आपने दबा दिया तो वो रुक गया हुआ है अगर सर में, तो उसकी वजह से सर दर्द हो रही है। इट्स सो मैनी डिफरेंट जो है ना वो कॉजेज हैं। आपको ये देखना पड़ेगा पहले तो वो कॉज क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब आप जो ये दवाई खा रहे हैं, ये जब इंग्लैंड में ये दवाइयां बैन हुई तो पेन किलर सारी, तो उससे उनकी 38% जो है ना वो जिगर की बीमारियां जो है वो उनकी सतह नीचे आ गई, जितनी तेजी से वो फैल रही थी। आप जो है वो आंखें बंद करके हम समझते हैं दर्द का हल जो है ना वो 2 गोली है, बस वो पकड़ा और खा लिया और हम उसी पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब। अगर आज के सीजन के हवाले से, जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और बीमारियां काफी ज्यादा बच्चों में ही फैल रही हैं, बड़ों में ही फैल रही हैं, तो इस हवाले से आप ग़िज़ा का कैसा रिकमेंड करेंगे? देखिए जी, इस वक्त जो पोजीशन है ना वो ये है कि हमें जो बादी चीजें हैं उनसे इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए, या वो सब्जियां जिनकी तासीर ठंडी है या जो बलगम पैदा करने वाली हैं उनसे, या तेजाबियत पैदा करने वाली जो चीजें हैं उनको कम लेना चाहिए। और जो गर्मी तरी वाली खुराक है जैसे कद्दू, टिंडे, गियातोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, ये इस सीजन की खुराक है। और इसमें फिर हम चिकन की तरफ जाने के बजाय बकरे का गोश्त थोड़ा ला के उसको शोरबे वाला बना लें, या उसकी यखनी बना के अगर लें, और काले चने का शोरबा बना के अगर जो है वो शोरबा भी सूप के तौर पे लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। मूंगी की दाल जो है वो अगर हम पतली बना के लें तो वो भी बहुत अच्छी है। और अगर हम इससे हटके अगर किसी चीज पे जाएंगे तो वो फिर हम इस सीजन में अपने आप को और कुछ नहीं तो नाक कान गले की बहुत सारी जो इमराज है उसके अंदर हम जो है वो मुब्तला हो रहे होंगे। फ्लू की शिकायत आ रही है बच्चों में बहुत ज्यादा, इसी वजह से आ रही है ना कि माएँ देख लें घरों के अंदर उनको आलू के चिप्स बना के खुद से देती हैं, बाजार से बच्चे खुद चिप्स लेके स्लंटिस लेके खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ लेस ले रहे होते हैं, जूसेस डब्बों के ले रहे होते हैं। खुराक हम सारी फ्रोजन फूड, जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ चले गए हुए हैं। मैं आपको अभी ये बताता हूं कि देखें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुलू वशरबू वला तसरफू, खाओ पियो और इसराफ यानी हाथ से तजावज न करो। अल्लाह अल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर जो है ना वो फरमाया कि उम्दा और तरोताजा खाओ, सूरह काफ की आयत है। अब जब हम बसियारखोरी करेंगे और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा लेट आवर्स में जाके अगर हम खाना खा रहे होते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ शादी ब्याह और फंक्शंस के ऊपर होता है, रात को रक्षंदा मेरे एक उस्ताद हैं आबिद रशीद साहब, उनके बेटे की शादी थी साद आबिद मीर की, डॉक्टर हैं वो भी, कोलीग है मेरे। तो वहां बहुत बड़ा उन्होंने जो है ना वो अपने हल्का बाब में कोई 100-150 डॉक्टर्स इकट्ठे थे, उनका फिर अपना हल्का बाब भी था बहुत ज्यादा और उनके शागिर्द भी बहुत ज्यादा थे। तो बड़ा अच्छा अरेंज था EME डिफेंस सोसाइटी में। लेकिन वहां पे एक चीज जो मुझे देखने को मिली कि उन्होंने जितना इंतजाम किया हुआ था वो बहुत खूबसूरत था डॉक्टर साहब, और बहुत प्यारा था। इस पे हम मजीद बात करते हैं, बल्कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ एक कॉलर है, हीरा है फैसलाबाद से। जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि जब भी मौसम चेंज होता है तो मेरी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। मैं जब भी कुछ खाती हूँ वो लगता है डाइजेशन होती नहीं है और पेट भरा सा रहता है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। जी ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया, स्टोमिक प्रॉब्लम इसके लिए है कि आप इस सीजन में नहीं बल्कि 12 महीने अगर हम चाय छोड़ दें जिसपे हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उससे हमारी बीमारियां मैदा और तजाबियत जिससे बहुत ज्यादा आ रही है। लोग देखते हैं कि इतने इतने बड़े उन्होंने जग टाइप मग्गे बनाए हुए हैं और उनमें वो चाय भर के पी रहे होते हैं। बेहतर यह है कि आप अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें,
और उसके बाद सबस पुदीना ले लें, इसका कावा बनाकर उसके जब वो तैयार हो जाए तो उसमें हस्बे जायका शहद डालकर आप इसको नीम गर्म सुबह दोपहर शाम पिए तो आप बहुत सारी, और इसके अलावा भी डाइजेशन के अलावा भी आप बहुत सारी और मुख्तलिफ मसाइल और तकलीफों से जो है वो आप बची रहेंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब वो बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात बता मैं रहे रात थे। को बता रहा था कि जी, बिल्कुल। आबद रशीद साहब जो हैं उनको, आंटी को बहुत ज्यादा मुबारक हो कि उन्होंने दायरा वो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, साथ की शादी भी हो गई डॉक्टर साहब की, लेकिन वहां जितने लोग मैंने देखे उनमें उनका इंतजाम बहुत अच्छा था, खाना इतना ज्यादा था कि जब वो एंड हुआ तो उस वक्त ये पोजीशन थी कि खाना बेशुमार पड़ा हुआ था और अभी पीछे जो उनके साइड पे फ्रेश कुकिंग हो रही थी। एक तो ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने उम्दा और तरोताज़ा के ऊपर जो है वो बड़ा अरेंज किया हुआ था कि खाना कहीं से पका हुआ या मुख्तलिफ जो चीज़ें आ रही थी वो बिल्कुल साथ ही साइड पे जो है ना उन्होंने लॉन के अंदर अरेंज किया हुआ था और साइड पे खाना तैयार गरम गरम सारी चीज़ें साथ आ रही थी। लेकिन लोगों को मैंने जब ये देखा कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया ना कि प्लीज आप खाना ज्वाइन करें, तो उस वक्त ये देखने वाला था कि डॉक्टर्स के हालात मुख्तलिफ और जितने पढ़े लिखी कम्युनिटी थी उन सारों ने इस तरह से प्लेटों में डाला है कि जैसे शायद ये जो सामने डिश पड़ी है इसी में ही जो पड़ा है यही है और बाद में नहीं आएगा। तो वहां फिर उसके बाद एक तो वो लेट आवर्स में था और दूसरा लोगों ने इतना खाया कि मुझे लग रहा था कि हर कोई ये सोच रहा था कि जो साथ साहब को कोई 500,000 रुपया दिया है उसका भी खा के पूरा करना है और जितना हम फ्यूल लगा के आए हुए हैं वो उसको भी हमने वो उसका भी वो सारा इतना खा के जाना है। और 2-1 से मैंने पूछा तो वो कहते हैं यार ज्यादा खाएं मतलब सेहत बनेगी। मैंने कहा सेहत नहीं बनेगी, कल सुबह आपका मैदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। सेहत बनेगी और शादी जो है कौन सी रोज रोज आती है और जितना आप खा सकते हो आप खाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पोजीशन जो है ना बरकफ बड़ी भयानक और खराब है। ये मुख्तलिफ जगहों पे हम जहाँ भी जाते हैं, गमी हो या खुशी हो, हर जगह पे हमने बिल्कुल अपना पेट आगे रखा हुआ था और उसको हम इतना खा रहे होते हैं जिसका अंदाजा नहीं। बरकफ साहब आपको और सैरश भाभी को बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपका रेंज बहुत अच्छा था लेकिन लोगों के खाने का जो तरीका था वो बीमारियों की तरफ लेके जाने वाला था। इंटरेस्टिंग बात से हमें कॉल लेते हैं। एहतशाम है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, एहतशाम बात कर रहा हूँ मैं फैसलाबाद से। जी जी बोले। अच्छा मैम, मैंने पूछना था डॉक्टर से ये कहीं आप शोर आ रहा है पीछे थोड़ा सा। जी बोलिएगा, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा मैंने ये पूछना था कि मेरे स्टोमक में जो है गर्मी है वो, और मैं जितना पहले भाग सकता था अभी मैं उतना भाग नहीं सकता। मेरी जो रनिंग कैपेसिटी हो वो ऐसे है जैसे कम हुई है। जी ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। देखिए एक तो ये है कि आप वॉक पहले करते थे तो आप क्यों नहीं कर रहे, आपको करनी चाहिए और हर एक को ये वॉक जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम 24 घंटों में 1 घंटा अपने जिस्म को नहीं देते तो फिर हमारे से ज्यादा अच्छी हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जिसको हम जो है वो प्रॉपर उसको रेस्ट भी देते हैं और उसकी ट्यूनिंग, मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग, उसके फ्यूल और उसकी चेंजिंग्स वगैरह बर वक्त उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। हम अपने एक्सरसाइज और उस तरफ हमारा बिल्कुल इतना का फुकदान है कि हमारे जितने पार्क्स हैं, कभी हमने सोचा कि उनके ऊपर कितने माली काम करते हैं और उनके ऊपर कितना आजकल सीजन आ गया हुआ है और देखें कि बहुत ज्यादा अब फूलों का, पनीरियों का, और वो इतना खूबसूरत उसको डेकोरेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम लोग घरों से निकलें और जाके उस जगह पे हम अपने जिस्म को वो हरारत प्रोवाइड करें जो एक्चुअल हमें रिक्वायर्ड है। हम गर्मी खुश्की वाली चीजें, तजाबियत वाली चीजें और बादी चीजें खा खा के अपने आप को बहुत ज्यादा बीमारियों की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। अगर माजी के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे लोग सेहतमंद भी इसीलिए थे कि वो अपने वो जो खाते थे उतनी ही वो मेहनत मुशक्कत करते थे। देखिए उस वक्त ना रक्षादा उस वक्त ये चीज नहीं है। उस वक्त ये था कि उस वक्त ना हार्ड वर्किंग थी और अब अगर हमने मशीनरी दौर आ गया और हमने अपने आप को सारा जो है ना वो सहल पसंदी की तरफ लेकर चले गए, उस सहल पसंदी ने और मशीनरी ने भी हमें बहुत ज्यादा बीमारियों की तरफ जो है वो धकेला है। अगर अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा कर दी हुई हैं हमारे लिए और हमें गाड़ियां मिल गई हैं और सब कुछ हमारे घरों में है, तो कम से कम ये किसने रोका है कि हम घर में बैठ के जो है वो फिल्म देखते रहते हैं, हम नेट पे बैठ के 4-6 घंटे उस पर जाया कर लेते हैं। तो 1 घंटा जो है वो चाहे हम घर में, सेन में, छत में, बरामदे में या किसी भी ऐसी जगह पे, जरूरी नहीं है कि जो खवातीन बाहर नहीं जा सकती या उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है या पार्क्स करीब नहीं है, तो कम से कम वो अपने घर में या अपने सेन में या अपने छत पे जाकर घड़ी को देखें और 1 घंटा जो है वो जिस तरह से हम रूटीन में चलते हैं उससे थोड़ा सा फास्ट, जरा तेज चलना पड़ेगा। तो हम 1 घंटा दे के वहां पे चक्कर लगाते रहें
तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो है ना वो सेहतमंद तब्दीलियां जो है वो उस तरफ हम आना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से और दवाइयों से हमारी जो है ना वो जान छूटना शुरू हो जाएगी। और पानी खास तौर पे जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि पानी को हदीस भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी जो है वो चुस्कियां लेकर पिया जाए और चुस्कियां लेकर वही पानी पिया जाएगा जो पानी गर्म होगा। तो पानी को गर्म करके हमेशा पिए, चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का हो, 12 महीने। तो आप देख लें कि आपका वजन तेजी से कम होगा, आपकी तेजाबियत, एसिडिटी ठीक होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड बर्न होगा और इतने सारी चीजें आपकी मतलब सिर्फ इस गर्म पानी से होगी। और अगर पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारा वो सारे मिलकर अगर इस एक काम पे इत्तेहाद कर लें कि हमने पानी जो है वो गर्म पीना शुरू कर दें, तो 1 साल के बाद आप देख लीजिएगा कि यहाँ के मेडिकल स्टोर जो है वो वीरान होना शुरू हो जाएंगे। दवाइयों की तरफ हमारे जो हर वक्त बजट और हाथ बढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा और सेहत की तरफ हम आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि जब सारे करेंगे उस वक्त हम भी देख लेंगे। तो हमें इंडिविजुअली अपने आप को जो है ना वो करना है कि मैं अपने आप को तब्दील करूं, आप अपने आप को तब्दील करें। हमारे साथ यहाँ पे कॉलर है, मकसूद है चिश्तिया से। जी मकसूद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा था कि ना मुझे एलर्जी है। किस तरह की एलर्जी है? सार में कलर लगाने की वजह से होती है। किस पे? कलर वगैरह लगवाए ना सार में। जी जी, उस वजह से एलर्जी होती है। कलर लगाने से होती है? हाँ जी, हेयर डाई की और वजह से। उसके बाद क्या होता है फिर? आपके दाने बनते हैं या सुर्ख हो जाती है स्किन? सार में दाने बनते हैं, पानी सा निकलता रहता है दानों में। आपके सर में बनते हैं या बॉडी में है, फुल बॉडी पे? नहीं सिर्फ सार में ही है। जी ठीक है, मैं बताता हूँ। इनका अमोनियम फ्री भी जो कलर्स नहीं, वो रक्षा बात ये नहीं है कि वो चाहे अमोनियम फ्री हो या अमोनियम समेत हो। देखना ये है कि एलर्जी जो हो रही है ना वो उस केमिकल्स का रिएक्ट आ रहा है, वो जिस्म के ऊपर, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज पे इफेक्ट कर रही है। असल मैं इसको यूं कह देता हूं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक पेशेंट देखा इसी तरह से। वो कहता जी मैंने मुख्तलिफ कलर्स पाकिस्तान से भी और बैरून मुल्क से भी मंगवा के लगा के देखे, अदल बदल करके भी देखे, बहुत ज्यादा स्कैन्स जो स्पेशलिस्ट थे उनको भी दिखाया, मुख्तलिफ दवाइयां भी ली, मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स, क्रीम वगैरह भी अप्लाई करके देखी। लेकिन जैसे ही वो कहता है मैं कोई भी कलर चेंज करता हूं, जब लगाता हूं मुख्तलिफ कंपनीज ब्रांड्स के, तो मेरे हमेशा ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसका इफेक्ट ये है कि आपके अंदर, अपने बॉडी के अंदर, स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर ऐसी इन्फेक्शन पड़ी हुई है जो उस केमिकल्स को जो है वो उसके मुदाफियत नहीं कर पा रही और उसकी वजह से रेक्ट आता है। मैंने उस पेशेंट को ट्रीट करके देखा और उसके बाद मैंने उसे कहा आप जो मर्जी कलर दिल करता है, आप सबसे जो आप समझते हो ना बड़ा सस्ता तरीन और आम सा है, मैंने कहा वो लगा के देख लो तो आपका मसला हल हो जाएगा। जो कलर यूज करे तो क्या वो भी नहीं ठीक है इनके लिए, जैसे ये बता रहे हैं एलर्जी है? बात ये नहीं है, अब बात ये है कि अमोनियम फ्री भी हो तब भी एलर्जी जो है वो होनी है, क्योंकि एलर्जी जिस्म के अंदर है। हमारे अंदर वो कुव्वत मदाफियत जिसने उसको कंट्रोल करना और देखना था, क्योंकि वो सबको तो नहीं हो रही होती ना, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम वहां पे है। इलाज इनका अपना होना चाहिए, क्योंकि एलर्जी जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई बीमारी नहीं है। जब किसी डॉक्टर को किसी बीमारी में या किसी मसले में समझ नहीं आ रही होती और वो मरीज जो है ना वो लैंगर ऑन हो रहा होता है और उसकी मसाइल बढ़ते रहते हैं और बार बार आते हैं, तो डॉक्टर उसको एलर्जी करार दे के बड़े आराम से वो पतली गली से निकल जाता है कि पता नहीं जी आपको किस चीज से एलर्जी, आप ये कलर चेंज कर लें, फलां कलर लगा लें, आपको किसी स्मेल से है, आपको किसी परफ्यूम से है, आपको कपड़े के किसी कलर से हो सकती है। डॉक्टर साहब ऐसे होता है अगर आप कोई चीज यूज करते हैं तो ये आपका ख्याल है, बॉडी पे कुछ रेडिश आ जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वही पेशेंट जो है उनके अगर इंटरनली सिस्टम का इलाज कर लिया जाए तो फिर वो सारी चीजें जो है ना वो लगाने, खाने पीने के और उनको अप्लाई करने के वो काबिल हो जाते हैं, जिस तरह वो नॉर्मल दूसरे शख्स होते हैं। अब फिर असल पे है इंटरनल बॉडी के अंदर सिस्टम ठीक किया जाए। मैं अपने पेशेंट्स को जो मेरे पास आते हैं मैं तो उनका सिस्टम ठीक करता हूं। सिस्टम ठीक हो जाए तो फिर मैं उनको कहता हूं जिन चीजों से आपको एलर्जी होती रही है अब जाके इलाज के बाद आप उन चीजों को अप्लाई करें और फिर देखें कि क्या दोबारा प्रॉब्लम आती है। फिर वो कहते हैं जी अब नहीं आ रही, तो वजह क्या थी कि उन चीजों के अंदर नुक्स नहीं था, नुक्स अपनी बॉडी के अंदर था, जहां से उसको कुव्वत मदाफियत ने उन चीजों को क्लियर करना था या रोकना था, वहां पे वो प्रॉब्लम आ रही थी। और एलर्जेटिक जो मसले थे उसके अपनी बॉडी के अंदर से थे।
अंदर बहुत ज्यादा ऐसे फासल मादे होते हैं जो जिस्म के अंदर रुकते हैं, खून में चलते हैं, और उनका ताल्लुक खुराक से भी हो सकता है, उनका ताल्लुक जो है वो तेजाबियत और एसिडिटी से हो सकता है। जब आपका यही तेजाबियत एसिडिटी जब आपके ब्लड के अंदर सर्कल करेगी तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मसाइल क्रिएट करेगी, उससे एलर्जी भी आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो नजला जुकाम के मरीज हैं, जिनके नाक के गदूद बढ़ते हैं, जिनके टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, जिनको दमे के अटैक्स हो रहे हैं और सांस के बहुत ज्यादा अटैक होता है, डॉक्टर्स उसको एलर्जी करार देता है। लेकिन उन्हीं पेशेंट्स को जब मैंने ट्रीट करके देखा अल्लाह के निजाम सेहत के मुताबिक, तो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसी एनवायरनमेंट में है। जैसे इस्लामाबाद वाले जो पिंडी वाले हैं वो पोलन एलर्जी से बहुत ज्यादा तंग है। इस्लामाबाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां से जाके वैक्सीन लेते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखा, वो 5 साल से इस्लामाबाद से वो वैक्सीन ला के वो लगा रहा था और उसके बावजूद वो एस्थमेटिक अटैक, ब्रोंकियल अस्थमा और इतना स्वेयर हुआ था जिसका अंदाजा नहीं। मेरे पास आके बैठा तो उस वक्त उसको बहुत ज्यादा उसकी सांस चल रही थी, तो वो उसके साथ वाला कहता है कि बाहर गाड़ी में जो है ना वो इनहेलर पड़ा हुआ है, वो ले आए तो इसको पहले सारा पंप करवा लें। तो मैंने कहा जी अभी जरा 2 मिनट ठहर जाएं। मैंने अपनी नर्स को कहा कि आप ऐसा करो कि अदरक, जीरा, पुदीना और कलवंजी का कावा बनाकर ना इसको जरा अभी 1 कप फौरन पिलाएं। अब बिलीव करें नक्शंदा कि उसने अभी 3 या 4 घूंट पिए होंगे, तो उसके बाद उसकी वो जो सांस दूसरे लोगों तक बड़ी वाज़े जा रही थी कि उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी हुई थी और सीटियों की आवाजें, वो 3-4 घूंट सिर्फ वो पीने से उसके फौरी तौर पे फाका हो गया। जब उसने पूरा कप पिया तो वो हैरान था कि अब ना तो मुझे नेबुलाइज करना पड़ा है फौरी और ना मुझे वो इनहेलर लेना पड़ा। और ये क्या ऐसी चीजें थी 3-4 जिसको जो आपने ये कप में मुझे कवर टाइप पे लाया। तो मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा ये अदरक था, जीरा था, पुदीना था और उसके बाद कलवंजी थी और शायद दालचीनी उसने अगर नर्स ने डाल दी हो तो और अच्छा हो गया हो। तो अब देखें कहाँ पे इनहेलर वो जो बार बार उसको पंप कर रहा था और बार बार उसको जो है ना वो नेबुलाइज करना पड़ता था। और सिर्फ उससे बाद में जब मैंने उसे कहा ना कि ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो और इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद है, अल्लाह के निजाम सेहत की तरफ जब आप आ गए हैं तो इसमें चल पड़ेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके घर वाले कहते हैं कि जी अब हमें यकीन हो गया है कि जी हो जाना है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सांस उलटता है तो वो इनहेलर इस्तेमाल करवा देता है फौरी, वो नेबुलाइज अपने पास से कर देता है और आपने कावा बना के दिया और इतना जबरदस्त कमाल रिजल्ट आया। वजह है कि अगर हम देहातों की बात करते हैं, अगर देहातों के लोगों को हम देखें तो वो इतने सेहतमंद हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, ताजा खुराक खाते हैं। अब कुछ हद तक ना, अब कुछ हद तक जो कुछ शहरों में था वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करके, माइग्रेट करके ना, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से शहरों में ट्रेवल करके वो चीजें पहुंची, अब वो शहरों से जो है ना वो देहातों में भी पहुंच चुकी हुई है। अब देहात के अंदर भी वो जो देसी मुर्गी है वो मिलना मुश्किल होगी हुई है। अब वहां भी वही ब्रायलर मुर्गी मिल रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं फीड के अंदर। और अगर उस फीड को कभी हम बनता हुआ देख लें तो मेरा ख्याल है कि हम इस मुर्गी से वैसे ही तौबा कर लें। लेकिन बात यह है कि वो इदारे जिन्होंने इसको, हमारे मुल्क के वो गवर्नमेंट इदारे जिन्होंने इसको मैनेज करना है और देखना है कि इसके अंदर, इस फीड के अंदर कितना स्टीरॉइड डाला जाए और कितने केमिकल्स डाले जाएं, वो वहां पे उस चीज को क्यों नोटिस नहीं ले रहे कि जब ये कहा गया था शुरू में कि इस पोल्ट्री फीड के अंदर जब बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि ये 4 महीने के अंदर 1 से 1.25 किलो बड़ी मुश्किल एवरेज करेगी। अब इस वक्त ये पोजीशन चल रही है कि हम जो है वो 28 दिनों में वो कंट्रोल शेड में 1.5 से 1.25 या 2 किलो की एवरेज के साथ मुर्गी तैयार होकर मार्केट में आ जाती है और हम लाके उसको खा रहे हैं। तो उसके अंदर जितने स्टीरॉइड्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, वो भी इंसानों के ऊपर, खासतौर पे खवातीन में, बच्चियों के अंदर मेंसेस साइकिल पीरियड का बहुत ज्यादा तेजी से शुरू होना, बहुत कम उम्री से शुरू होना, लेकोरिया प्रॉब्लम, उसके बाद गायनी के बहुत सारे इन्फेक्शंस और उसके बाद बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ उनके हो रही है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए हुए हैं, उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, मोटापे की तरफ हम जा रहे हैं और उस मोटापे से आगे शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, फॉलेज के अटैक्स हो रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ये कहीं हमें जो है वो देखने की जरूरत है। नहीं अगर कोई देख रहा तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम जो इस पे इतने पैसे खर्च करके बीमारियां खरीद रहे हैं तो बेहतर है उससे बहुत थोड़ा ले लिया जाए कि अगर हम कम से कम गरीब से गरीब भी जो है भी यूज नहीं कर सकते तो कम से कम सब्जियां देखें, अच्छी आप मूंगी की दाल पे चले जाए, वहां से आपको वो प्रोटीन मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि मैं अगर सवाल करूं तो ये गलत नहीं होगा कि हमारे जो वजीर खुराक हैं वो ये नहीं बता सकते कि लाहौरिये जो है वो एक दिन में कितने टन चने रोजाना खा जाते हैं और वो जितने
टन चने रोजाना खा रहे हैं, उससे कितनी तजाबियत और एसिडिटी और उससे मैदा और उसकी आगे कितनी खराबियां और पित्ते में पथरी और मसाइल आ रहे हैं। शॉप्स है नान चने लगी हुई है ना। देखिए बात पता है क्या, मैं ये बात करता हूँ कि लफ्ज जो चे है ना, चे से चस्का चटखारा पे हम चले गए, और चे से चावल, चे से चीनी, और उसके बाद चे से चाय, चे से चिकन, और चे से चिकनाई जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली। ये 5-6 जो लफ्ज चे मैंने आपको दिए, अगर आप इन 5-6 लफ्ज जो चे से रिलेटेड है, अगर हम इन पे सिर्फ अपने आप को हाथ रोक लें तो फिर भी हम बहुत सारी बिगड़ती हुई बीमारियों में जो हम और आगे बढ़ रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। और अगर हम थोड़े बहुत कोई सेहतमंद या तंदुरुस्त अपने आप को समझते हैं तो उन बीमारियों की तरफ से जिनको हम ये समझते हैं कि ये खानदानी और विरासत में आ रही है, कोई चीज विरासत में नहीं होती। सूरह वतीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को अहसन और तकवीम तख्लीक किया है। फिर उसकी जब वो माँ के पेट में था तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि माँ को हमने खुराक किस तरह की दी और क्या चीजें खिलाई गई। अब अगर माँ की खुराक गलत है तो जाहिर बात है आगे जो बच्चा आएगा वो एबनॉर्मल भी हो सकता है, वो मिसकैरेज भी हो सकता है, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती, और बहुत सारे मसाइल हैं ऐसे जो है वो बड़ी तेजी से जन्म ले रहे हैं। लेकिन हम फितरत की तरफ नहीं आ रहे। किसने रोका है? वो माएँ कहां से हम लेकर आए जो पंजीरी बना के दिया करती थी अपनी बेटी को या अपनी बहू को, और वो देसी घी का इस्तेमाल करवाया करती थी और फ्रेश फ्रूट दिया करती थी कि आप ये फल खाएं। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि नहीं जी लेडी डॉक्टर के पास जाना है। और मुझे ये हैरानगी है कि अब लेडी डॉक्टर्स के यहाँ ये सिलसिला शुरू हो गया हुआ है कि वो हफ्ते बाद अगर उनको विजिट दे, 10 दिन के बाद दे, तो वो हर 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कर रही होती है कि नहीं डॉक्टर साहब ने टाइम दिया हमें जाना है। हर 10 दिन के बाद वो अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं, और वो अल्ट्रासाउंड की रेजेस जो होती हैं वो उस बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट कर रही होती हैं वो डॉक्टर्स को पता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उस अल्ट्रासाउंड से अलग एक फीस लेनी है, और उसके साथ जो उसने अपनी फीस लेनी है वो जाहिर है डबल हो जाएगा काम। फिर उसके साथ उसने डिफरेंट मल्टीविटामिन्स लिखने हैं। बहुत कम लेडी डॉक्टर्स मिलेंगी ऐसी जो आपको फितरत की तरफ लेके आती हैं, जो कहती हैं कि जी आप विटामिन्स ना लें या कैल्शियम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप जाके मुख्तलिफ फ्रूट लें जो मार्केट में इस वक्त मौजूद है, उसमें से 2-3-4 मुख्तलिफ ले लें। वो आज आप खाएं, कल आप और कोई चेंज कर लें, परसों आप कोई और चेंज कर लें, अगले दिन कोई और चेंज कर लें, और देसी घी की तरफ आ जाएं या पंजीरी वगैरह बना लें, या वो ड्राई फ्रूट्स जो हमें लेना चाहिए उस तरफ नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है वो तो ये चीजें नहीं खा सकते। कौन सी चीजें नहीं खा सकते? यही जैसे आप बता रहे हैं देसी घी और ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी देखें आपकी सोच है। डॉक्टर्स ने हमें डरा रखा हुआ है। गोरे की थ्योरी है कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि देसी घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और इंतहा का कोलेस्ट्रॉल है। मैं अपने हार्ट के पेशेंट्स को रिकमेंड करता होता हूं कि दिन में 3-4 दफा आपने देसी घी दूध में डाल के पीना है। देसी घी के अंदर अल्लाह ताला ने वो गर्मी और तरी रखी है जो आपके जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम चुका हुआ है उसको बर्न करने की सलाहियत है। आप चर्बी को देखें ना किस तरह पिघलाते हैं, खासतौर पे वो लोग जो कसाई का काम करते हैं, वो जो जानवर ज़िबा करते हैं, वो घर में फालतू चर्बी ला के उसको पिघला के उसका ऑयल बना रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे बेच रहे होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां और मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। अगर वो चर्बी गर्म करने से पिघल के लिक्विड बन सकती है तो हरारत से हो रही है, तो यहाँ पे देसी घी जब खिलाया जाएगा तो उससे भी जो है वो हरारत जिस्म के अंदर पैदा होती है। हमारे साथ एक कॉलर है अब्बास है मुल्तान से। जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मेरी उम्र है 25 इयर्स, तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं सर के। बाल सफेद हो रहे हैं? जी 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 ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। देखना यह है कि अब बाल जो इनके है ना वो नजला जुकाम या बलगम रेशा केरा जो है वो इनके सर में दिमाग में होगा या हलक में गिरता होगा, तो जितना ज्यादा बलगम रेशा केरा आपके वहां दिमाग पे होगा उस वजह से अंदर जो उसकी रूट्स है वो नीचे से उनके अंदर गलने सड़ने का अमल होता है। अभी जवाब देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है नदीम है चिश्तिया से। जी नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी मेरे मैदे का प्रॉब्लम है, जो मैं खुराक खाता हूँ वो मुझे हजम नहीं होती। जी मैं बता देता हूँ जी। अभी जो था जिनका ये मसला था ना, तो ये तो बड़ा आसान सा है कि वो अदरक, जीरा सफेद और सब्ज पुदीना का आप कावा बनाकर जो है वो खाना खाने के फौरन बाद अगर आप ले लिया करें
तो आपके जो मैदे के मसले हैं, गैसेस, तेजाबियत, कब्ज और उसके बाद ब्लड प्रेशर का हाई होना, कोलेस्ट्रोल की ज्यादती, यूरिक एसिड की ज्यादती और बहुत सारे मसाइल आपके सिर्फ इस अदरक, जीरा, पुदीना के कावा से जो है ना वो क्लियर होंगे। आप इसको करना शुरू कर आप दें। जरूर ट्राई करें। और आपका स्टमक प्रॉब्लम जो है वो दूसरा बहुत जो ज्यादा उन्होंने अच्छा अभी होगा। बताया ना कि जो बाल बालों की सफेद बात होना। हो रही थी, तो वो हम बात कर रहे थे, उसका जवाब था कि एक तो वो नजला उसका बलगम, केरा, रेशा अगर है तो उसकी परमानेंट कोई ट्रीटमेंट लें जिससे मुस्तकिल ठीक हो, ना कि वो एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी और स्टीराइड लेके बलगम, केरा को साहब, अंदर अगर किसी को दबाते हैं। बलगम, रेशा और ये चीज नहीं है फिर भी उसके बाल वाइट हो रहे हैं, फिर उसकी वजह एक और भी है ना, मुझसे मैं आने लगा था, वो ये है कि हम बालों को कितना कम जो है वो बालों का फितरत के मुताबिक हम उसको देख रहे हैं। हो ये रहा है कि हम सारे सुबह उठते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पूज जो है ना वो हम उस पर चले गए हुए हैं कि शैम्पू बाल लंबे करता है, शैम्पू बालों को इस तरह करता है, और वो हम एक मुख्तलिफ जो एड्स देखते हैं और हम उस पर जो है ना वो फिदा हो जाते हैं। ये फितरत से दूरी है। फितरत के करीब ये है कि कितने लोग हैं चलें जो शैम्पू भी कर लें लेकिन उसके बाद वो सर में ऑयल लगाते होंगे। वो माएँ चली गई जो सर में ऑयल लगाया करती थी, वो माएँ चली गई जो सर के अंदर देसी घी के जो है वो मसाज किया करती थी, मक्खन को लगाया करती थी, और उससे जितनी हमारी सेहत और नशोनुमा होती थी बालों की, गंजापन उस वक्त नहीं था। जब से शैम्पूस का दौर शुरू हुआ और केमिकल्स हमने अप्लाई करना शुरू किए तो उसके बाद आप देख लें फिर गंजापन जो है वो कितनी तेजी से आया। अभी भी यह है कि अगर हम जो है वो अपने आप को उस तरफ चेंज कर लें कि फितरत के करीब चले जाएं, तो वो मैं उनसे अब ये गुजारिश करूंगा जिनका फोन था कि आप कद्दू का रोगन ले लें, कऊ का रोगन ले लें, खशखाश का रोगन ले लें और बादाम का रोगन ले लें। ये चारों हम वजन लेकर इनको मिक्स करके, और ये सिर्फ वही नहीं, तमाम लोगों के घरों में ये उनको बना के रखना चाहिए। और आम रूटीन में भी हमें जब हम फील करें ना सर में दर्द, खिंचाव, स्ट्रेस, पट्टों में दर्द और इस तरह से है, तो हम फुल बॉडी मसाज करवाएं, सर में तेल लगवाएं, उसका मसाज करवाएं, हेड मसाज होना चाहिए, गर्दन का मसाज, बाजुओं का, टांगों का, पिंडलियों का, पाँव का, इस तरह हो सकता है। और खास तौर पे जब हम नहाएं तो उसके फौरन बाद जो है ना वो हमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो लगा के अच्छी तरह बालों के अंदर और स्किन में वो उसको सर में जज़ब करना चाहिए। जैसे आपने बात की खशखाश की, वो तो अगर दूध में भी आप डाल के पीते हैं तो वो भी मेरा ख्याल बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। नहीं, उसका वो मिजाज दूध में डालने का और हो जाएगा क्योंकि वो सर्दी की तरफ लेके जाएगी। खशखाश जो है सर्दी खुश्की की तरफ, वहां बालों के अंदर लगाने में उसकी मिजाज की पोजीशन कुछ और रहेगी। बिल्कुल ठीक हो असल अदल ये है कि हमने ना एक और चीज है कि हम मुख्तलिफ लोगों से जो सुनते हैं ना कि फलां ने फलां चीज अप्लाई करके देखी और फलां ने, वो बात आगे आगे फैलती है। कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा यार ये बताओ, अच्छा वो कहते हैं मुझे 5 दिन हुए मैंने ये काम शुरू किया, तुम भी शुरू कर लो। तो पहले यार उसको देख तो लो कि 5 हफ्ते के उसके साथ क्या बीती है, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, और फिर ये भी है कि क्या वो चीज उसके मिजाज की हो सकता है मुताबिक हो तो उसको फायदा करेगी हो, लेकिन दूसरे की अगर वो मिजाज के मुखालिफ होगी तो बस वो इसके ऊपर ये इतना अच्छा इफेक्ट आ रही है तो हो सकता है हमारे ऊपर भी, हमारे भी बाल लंबे हो जाए, हमारे ऊपर भी इतना ही अच्छा इफेक्ट आ रहा हो। ये ना इसको हम कहेंगे भेड़ चाल है कि हम ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और हम उसको प्रॉपर उस तरह से नहीं देख रहे, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे अपनी खुराक को, और हम इस तरफ लगे हुए हैं कि जो कुछ हमें मिल रहा है ना हम उसी को सुना सुनाई बात, किसी ने कह दिया फलां चीज खा लो बहुत अच्छी है आपके लिए। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो इस तरह की चीजें बता देते हैं कि जब हम उसको मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। कि कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट से पूछा तो वो कहता है मुझे डॉक्टर ने मैंने कहा डॉक्टर्स तो मना कुछ नहीं करते, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया था कि आपने बेसन नहीं खाना या पकोड़े नहीं खाने क्योंकि वो बेसन से बने हुए होते हैं। तो मैंने कहा आपको दालों वगैरह में उन्होंने क्या बताया, कहते उन्होंने कहा तो दालें सारी खा ले। तो मैंने कहा आप कौन सी खाते हैं ज्यादा शौक से, कहते मैं चने की दाल और चने खाता हूँ। तो मैंने कहा उनसे पूछा था, कहता जी मैंने उनसे पूछा था कि मैं ये 2 चीजें बड़ी शौक से खाता हूँ, खा लूं, तो उन्होंने मुझे कहा था हाँ खा ले। तो मैंने कहा फिर आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर लेते कि जो बेसन है वो चने की दाल से या चने से ही बनता है, बेसन मना कर दिया, लेकिन जिस चीज से वो बेसन बन रहा है वही पीस के बनेगा ना, उसका पाउडर बन गया तो बेसन हो गया। मैंने कहा जो बेसन ने काम करना था डॉक्टर ने आपको रोक दिया, लेकिन चने की दाल और चने क्या वो काम नहीं करेंगे, उसी तरह से ही होगा। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है और इस पे हमें जो है ना वो बड़ा सोचना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे मसाइल किस तरह भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन नीट एंड क्लीन करनी चाहिए। आजकल तो बाजार में अगर हम खाना खाते हैं तो वो भी कुछ सफाई का ख्याल नहीं होता खास, घर में बल्कि आप बनाते हो तो आपके सामने वो ग़िज़ा तैयार हो रही होती है, वो ज्यादा आपके लिए अच्छी होती है। उसके लिए तो ये है कि हम बाहर जाके वही बात जो मैंने चे से चस्का चटखारा की कि वो बड़ी नाकस खुराक होती है और सख्त एसिडिटी और तेजाबियत वाली होती है,
और लोगों के यहाँ ये बहाना बड़ा आम सा है कि जी मैं तो सारा दिन घर से बाहर होता हूँ, मैं फील्ड वर्क है मेरा, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मैं घर जाके खाना नहीं खा सकता। तो यार आपको किसने मना किया है कि आप घर से जो है ना वो अपना खाना जो है वो टिफिन में डाल के साथ ना लेके जाएं? अगर आपने अपनी सेहत बिगाड़नी है तो फिर आप जो मर्जी करते रहे, फिर आपको कुछ अरसे के बाद पता चल जाएगा कि अंदाजा आपका क्या हो रहा है और खराबी किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियों ने आपके अंदर जन्म ले लिया। वरना ये है कि आप घर से खाना लें, उसी को लें और घर से ले जाके आप जहां भी जाना है आप उसको अपने साथ ट्रेवल करें। पहले लोग किया करते थे, अपने साथ रखते थे घर की। अब इस वक्त एक और बड़ा मसला है कि जो सफेद आटा लोग खाने के बहुत ज्यादा मतलब जो वो शौकीन है और समझते हैं सफेद आटा बहुत अच्छा है, आटा नहीं वो खा सकते जो सफेद आटा खाने के शौकीन होते हैं। इंतहाई बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा खराबियां हैं। वो मेडिकल स्टोर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और लेबोरेटरी टेस्ट और उन सारों के ऊपर एक ह्यूज बजट जो है वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सफेद आटे से चक्की के आटे की तरफ या गंदम के आटे की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि सफेद आटा जो होता है उसमें सूजी भी निकली हुई होती है, मैदा भी निकला हुआ होता है, चोकर भी निकला हुआ होता है। और ये तीनों चीजें जो है ये जिस्म के अंदर जाके फाइबर्स और बहुत सारा कुछ ऐसा प्रोवाइड करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। वरना नहीं तो फिर देख लें कि उनके अंदर कब्ज के मसाइल बहुत ज्यादा होंगे, और अगर कब्ज होगी और उनका खुराक हजम नहीं होगी, मैदा डिस्टर्ब होगा, तो ये गेटवे है, फिर इससे आगे बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले चुकी जी बिल्कुल। जो व्हाइट फ्लोर स्पेशली खाते हैं उनके लिए कि वो जस्ट आपको फैट्स ही आपको देगी और एनर्जी वगैरह आपको कोई फ्राहम नहीं करेगी। यहाँ पे हम एक कॉल लेते हैं, मोहित है हमारे साथ कमालिया से। जी मोहित। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि मुझे ना मेरा बीपी बड़ा हाई रहता है। कितने अरसे से? तो यही 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल? 2 और 3 5 हो जाते हैं। खैर आप ये बताइएगा कि आप दवाई क्या ले रहे हैं? ये नॉर्वेसिक ही ले रहे हैं कंट्रोल करने के लिए जी। और इसको डेली खा रहे हैं? नहीं डेली तो नहीं, जब कभी दूसरे तीसरे दिन हाई हो जाते तो खा लेते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि इसके बढ़ने की वजह क्या है, क्यों बढ़ा? नहीं ये नहीं बताया, नहीं ये नहीं बताया। चलें ठीक है। सर में रहता है जी, सर में बहुत दर्द रहता है। वो सर में दर्द तो जाहिर है जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर सर की तरफ जब ब्लड का बहाव होगा तो ऑटोमेटिकली सर में दर्द होगी, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, घुटन, ठंडे पसीने, इस तरह की फीलिंग्स होंगी। आपकी जो है खुराक आप घर से खाते हैं या बाहर से लेते हैं? जी डॉक्टर साहब, वही वाली बात आ गई कि आपको जब आपके सिम्टम्स आपके सामने होती है तब आप मेडिसिन लेते हैं और खुराक की तरफ आप जाते नहीं है, तो और अपने आप को बीमार करते हैं आप। देखें बात यह है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ब्लड प्रेशर का हल वो गोली खा के रोजाना की बेसिस पे उसको कंट्रोल कर लेना, उसको दबा लेना नहीं है। देखना यह है कि ब्लड प्रेशर जो है उसका बॉडी के अंदर क्या ऐसा रिएक्ट है जिस रिएक्शन की वजह से खून की गर्दश जो है वो सर की तरफ ज्यादा हो रही है। और ब्लड प्रेशर हाई के अंदर ये होता है कि उनके बहाव सर की तरफ ज्यादा होता है, सर में दर्द और खिंचाव, और जो सर वाला एरिया या गर्दन वाला ये गर्म होता है, और पाँव और उनकी टांगे जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है उनके पाँव और टांगे जो होती हैं वो गर्म होती हैं, और उनका सर और खास तौर पे ये जो बैक गर्दन वाले पट्टे हैं इस पे अगर हाथ लगा के देखें तो ये सख्त ठंडे सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये देखना है कि इसका रीजन जो है ना, जब तक रीजन नहीं आएगा, और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, रिएक्शन है, खून की गर्दश में तेजी है। अब उसको हम जो है ना वो उस तरीके से नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देखते हैं ये एक दफा बढ़ गया किसी भी वजह से, खा वो कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस ऐसी हुई, कोई नुकसान हो गया, कोई खुराक की वजह से हो गया, किसी वक्त अगर 1-2 दिन कब्ज रही और उसकी वजह से एक्सेसिव बवल गैसेज और तेजाबियत और एसिडिटी ने ब्लड के ऊपर इफेक्ट किया, उससे आई हो गया, तो डॉक्टर्स के पास जब गए और वो तो जाते ही उसने जब चेक किया तो उसने कहा आपका ब्लड प्रेशर हाई है जी, आपको पहले नहीं पता, ये तो साइलेंट किलर है और इस तरह से है, तो आप इसके लिए मैं दवाई लिख रहा हूँ, आपने इसको रोजाना बिला नागा खाना है। तो जब हम उसको रोजाना खाना शुरू कर देंगे तो उससे कभी नॉर्मल हो गया, कभी लो हो गया, कभी हाई हो गया, ऊपर नीचे प्लस माइनस उसके फ्लक्चुएट करता है। रिजल्ट ये जो दवाइयां हम खा रहे हैं, ये दवाइयां जब गुर्दों में पहुंच के गुर्दों में फिल्टर्स करेंगी, उसको गुर्दे उसको फिल्टर्स कर रहे होंगे ब्लड से, तो फिर वहां पे जो नेफ्रॉन्स हैं गुर्दों के वो खराब होना शुरू हो जाएंगे और कुछ अरसे के बाद
फिर ब्लड प्रेशर वाला मरीज जो है वो साथ पेन किलर लेना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ब्लड के प्रेशर की वजह से कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, ये जो फ्लक्चुएशन है ये भी अच्छी नहीं ना, तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ जिस्म के अंदर जोड़ों में पट्टों में दर्दें और खिंचाव आना शुरू हो जाता है। फिर वो जब वो अलार्म बजता है तो डॉक्टर उसके लिए पेन किलर उसको देना शुरू कर देता है, जिससे उसका नर्वस सिस्टम सुन्न होना शुरू हो जाता है। स्पेशल वो कहते हैं कि आपने नाश्ते से पहले ये टेबलेट यूज करनी है या नाश्ते के बाद आपने यूज करनी है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। मतलब कि उसको जस्ट आपने मेडिसिन के बारे में आप बता देते हो, ये नहीं कहते कि आपने नाश्ता ये करना है, आपने लंच पे ये यूज करना है, उसमें डिनर में ये यूज करना है, ये नहीं आप वो तो उस वक्त बताएगा जब उसके पास ये नॉलेज होगा और उसने कुरान के जो निज़ाम सेहत है उसके मुताबिक उसने उस गजा को फॉलो किया होगा। अदरवाइज मैंने ये देखा है बहुत सारे गजाई चार्ट्स, मेरे पास भी डिफरेंट पेशेंट आते हैं, तो जब वो गजा का कोई चार्ट लेके आते हैं ना कि हमें फलां डॉक्टर ने दिया था हार्ट के लिए, या हार्ट स्पेशलिस्ट ने दिया था, या ब्लड प्रेशर के लिए, या किसी न्यूरो सर्जन ने, या किसी और ने, मैदे वाले ने, या किसी जिगर वाले ने, तो जब मैं उस गजाई चार्ट को देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि अब इस डॉक्टर्स को हम क्या कहें कि सुभान अल्लाह है, बस अल्लाह ही हाफिज है उनका, कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दी होती हैं जो उस मरीज के मिजाज के बिल्कुल मुताबिक होती हैं और उसकी खराबी को मजीद बिगाड़ेंगी और बढ़ाएंगी और हालात जो हैं वो उसके तेजी से और बिगड़ेंगे। फिर वो डॉक्टर जो है ना वो उसको बार बार कंप्लेन ही पेशेंट कर सकता है कि सर मैं ठीक नहीं हो रहा और मेरी पोजीशन और खराब हो रही है, फिर वो कभी ये दवाई बदल दी कभी वो दवाई बदल दी। मुख्तसर ये कि हमारे हाथ से दवाइयों का शॉपर और डॉक्टर्स के वो जो चौखट पे हमारे चक्कर हैं वो हमारे खत्म नहीं हो पा रहे, उसकी वजह ये है कि हम अच्छी खुराक और उसका थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगर डॉक्टर साहब से आप मजीद कोई बात कोई भी किसी भी डिजीज के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें 032194622350 पर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट रक्षिंदा बिलाल को दे इजाजत। टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज।